अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं, आप सारों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, कनाडा और दुनिया में जहाँ जहाँ बिल्कुल जहाँ ईद मनाई जा रही है, हमारे बहन भाई, मेरी अपनी बहनें जहाँ जहाँ ईद मना रही हैं, तो आप लोगों को भी बहुत मुबारकबाद। वी आर वेटिंग फॉर द पिक्चर्स। सबसे ज़्यादा यही इंतजार होता है जो बहन भाई आपके दूसरे मुल्कों में रहते हैं ना। मुझे फीलिंग है कि हम सारे, ये जरा बंद कर लें प्लीज, मुझे ये फीलिंग है कि हम सारे एक साथ ईद मना सकते थे। You know that, मतलब होना तो इसी तरह था, लेकिन मेरी स्पिरिट ये कहती है कि आज भी ईद है और कल भी ईद है, तो ये वीकेंड जो है हम ईद मनाएंगे। Whenever your siblings or your family members are living abroad या किसी दूसरे शहर में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नाना नानी या दादा दादी या इवन बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों की तस्वीरों का इंतजार होता है कि बच्चे कैसे लग रहे हैं, कैसे तैयार हुए हैं। वो जो डाइनिंग टेबल सेट हुई होती है ना, उसका मुझे बड़ा इंतजार रहता है कि क्या क्या बना। अच्छा खैर, ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक और हमने किस्सा आपके साथ शेयर करना है और दिल कर रहा था कि खून के आंसू रोने, दिल कर रहा था कि जो दीवार वहाँ पे मौजूद है इस पे जाके अपना सर दे मारे, क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ जानवरों ने शेरों के साथ ऐसा सलूक किया जो इससे पहले ना देखा गया ना सुना गया। बहुत आपने मुनासिब बात की है कि कुछ जानवरों ने ही ये सलूक किया है शेरों के साथ, क्योंकि ये जो कर रहे हैं अब्दुल्ला, ये तो बच्चे को भी पता होगा कि किस तरह किसी जानवर को ट्रीट करना चाहिए। आपको जल्दी से बता दें कि ये एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द विजुअल्स। ये जी मुंतकिल करा जाना था जानवरों को मरगज़ार ज़ू जो इस्लामाबाद में है, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र करना था। अभी आपको याद दिला दें, कल परसों की खबर हमने आपको बताई थी कि एक शेरनी जो है वो ऑन रूट इस्लामाबाद टू लाहौर, आई गेस, इस्लामाबाद टू लाहौर या फिर किसी और सेंचुरी में मुंतकिल किया जाना था, और यहाँ से रास्ते में दम तोड़ गई। प्राइमरी मकसद ये था हुमा, इस आग लगाने का पिंजरे में, बेसिकली पिंजरे में आग लगाई गई शेर और शेरनी के, कि ये आग से डर के, धुएं से डर के बाहर आ जाएंगे अपनी कछाड़ से। ये सारी सूरत हाल है। अब ये मकसद तो कामयाब हुआ नहीं, वो डर के तो क्या ही बाहर आते हैं, उनकी सांसें ही उनसे जुदा हो गई और ये शेर और शेरनी दोनों इंतकाल कर गए, फौत हो गए, हलाक हो गए। सच बात तो ये है कि जब मैं ये विजुअल्स देख भी रही हूँ तो इतनी बड़ी एक चीज़ जो शेर है, मतलब कि जंगल का बादशाह, आप आग लगा के उसको एंटेगनाइज कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं कि शायद वो दूसरी साइड से निकल जाएगा। आपकी पूरी कोशिश उसको तंग करने की है ताकि वो दम ही उसका घुस जाए। दुनिया में रहते हैं, एक जानवरों का इंजेक्शन आता है, वो शॉट लगता है, जानवर ट्रैंकुलाइज हो जाता है, उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। आप अपनी राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो सकते हैं? इस्लामाबाद जू की इंतजामिया को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आप आग लगा के शेर को पहले तंग करें, उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि शेर आपको छेड़ेगा नहीं। What was going on? हाइट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। मतलब आपने जू में काम करने के लिए किसी को भी आप रख लेंगे बिकॉज़ इट्स अ जू, तो क्या देखना। अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा तो आप देखिए कि साल से इस्लामाबाद जू में जो कावन हाथी है, हथनी बेसिकली, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है, उसके डॉक्टर से चेकअप हो चुके हैं, हाई कोर्ट को इंटरवीन किया करना पड़ा कि उसको वहां से निकालें, तो उसको तो अब भेजा जा रहा है। आपको पता है कि मुझे ऑलमोस्ट अपने बचपन से याद है ये जो कावन, जिस हाथी की बात हो रही है, वो तो जब भी हम जाते थे मरगज़ार जू, तो बेचारा दीवार की तरफ मुंह करके पूरा वो एक्सरे कर रहा होता था। लोनलीनेस, अक्यूट लोनलीनेस। कहीं भी दुनिया में सेंचुरीज बनाई जब जाती हैं, जू बनाए जाते हैं, कोई भी जानवर एक अकेला तन्हा नहीं रखते, हमेशा इट इज ऑलवेज अब्दुल्ला इन अ पेयर या फिर उसके और भी। ये ऑर्डर्स आपको पता है हमने कब शेयर किए थे? इस्लामाबाद जू की इंतजामिया अब तक कावन को कंबोडिया भेजने की तैयारी कर रही है, पता नहीं कब तक उसकी जिंदगी में मे भी इंतजाम हो जाए कि उसको कंबोडिया भेज दिया जाए। रीछों को चकवाल में कायम सेंचुरी में कबूल करने से इनकार कर दिया गया, पहले नोटिस जारी किया गया था, एक्चुअली रीछों को भी यहाँ से मुंतकिल करना है। सो एक काम करें, पता है, इस्लामाबाद जू बंद कर दें। वैसे तो जू होने ही नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद जू तो बिल्कुल ही आप हैंडल ही नहीं कर सकते, इसको बंद कर देना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल के हाथ में देना चाहिए इसका इंतजाम। लाहौर जू देखें, साल से चल रहा है, अट्रैक्शन है टूरिस्ट की, वहां पे जानवर एटलीस्ट हमें अकेले और उदास नहीं नजर आते। देखिए, हाँ, वेदर जूज होने चाहिए दुनिया में कि नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बात बता दूं, हमें हर चीज जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, हम ये क्यों कहते हैं जी इसको बंद कर दो, क्यों बंद कर दो? इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी स्टनिंग किस्म की उसकी लोकेशन है, पूरा टेरेन अच्छी है। जानवरों को अगर आप अच्छी तरह रखें, अगर आप
ट्रेंड स्टाफ रखे, वरना पतंगबाजी बंद कर दो जी, जू बंद कर दो, फलाना, इस मुल्क में कुछ नहीं रहना अगर हमने सब बड़ी कुछ बंद स्ट्रॉन्ग करना शुरू डिबेट कर दिया। है, जू बंद होने चाहिए दुनिया में इसके खिलाफ, लेकिन एट द सेम टाइम अब्दुल्ला उसको सेंचुरी बनाए, आपके पास तो स्पेस भी इतनी ज्यादा है। इस्लामाबाद में वैसे जो मैंने नहीं देखा इस्लामाबाद का जू, लेकिन लैंडस्केप जिस तरह के हैं वहां पे, वो तो नेशनल पार्क बन सकता है। उसमें तो जरूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे कन्फाइंड पिंजरों में जानवरों को बंद करके रखें, आप खुली स्पेस दे सकते हैं। इस्लामाबाद इतनी खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है सारा का सारा। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि आपको पता है WWF तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है, साथ साथ उन्होंने सख्त एहतजाज किया है एंड दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, बल्कि उन्होंने अपनी मेंबरशिप जो थी पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम टेकिंग द राइट वर्ड, तो उससे उन्होंने अलहदगी हासिल कर लिया अब्दुल्ला, दैट वी आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इट। आप ये देखें कि ये इक़दामात आपको लगता है कि इन इक़दामात की दुनिया भर में कोई असरात नहीं होते, इससे हमारी जगहसाई तो हुई वो हुई, दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया, दुनिया ने हमसे सवाल किए, साथ ही साथ ये इक़दामात भी हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और ये तो किसी भी इंसान को पता है, कॉमन सेंस है कि किसी जानवर के पिंजरे में आग लगा के धुआं नहीं भरना। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। वैसे अब्दुल्ला हम क्यों लग रहा था जैसे सुना सुना है? हाँ, थोड़ी सी अभी इट्स टू अर्ली टू पास एनी जजमेंट। लेकिन हम थोड़ा सा अपनी जजमेंट, क्या हम तो कौन होते हैं कि खान साहब के काम को जज करें, लेकिन हम अपनी ओपिनियन जो है ना, अपनी राय का जज नहीं कर रहे, लेकिन हम अवाम हैं और जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन, राहत फतेह अली खान साहब जब कुछ गाते हैं तो एक्सपेक्टेशन आपकी उधर होती है, तो उससे कम कोई कुछ भी चीज़ हजम नहीं होती, तो लिहाजा इसको हम दोबारा से असेस सुनेंगे, तसल्ली से सुनेंगे और उसके बाद अपनी राय का इजहार करेंगे। लेकिन अभी उससे पहले कुछ अहम मामलात हैं, फैटफ की बात करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन एतराज़ात करती रह गई, हुकूमत ने FATF से मुतालिक बिल पास करा लिया है और पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आपको हम जरा समझाने की कोशिश करेंगे, खुद ही मेकअप योर माइंड। सेनेट और कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरामीम शामिल करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल और इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुखालफत के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो कवानीन मंजूर किए गए उन पर तो कोई एतराज़ था ही नहीं। और इस मौके पर JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों ने अपोजिशन का साथ नहीं दिया और हुकूमत की हिमायत की। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने तो इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार ही नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गलती का एतराफ़ किया और तलाफ़ी का ऐलान भी किया। अगर आज कोई आदमी ये बात कहे कि हमने उनसे कोई पैकेज डील मांगी है, तो मैं उसका जवाब सिर्फ ये दूंगा कि लानतुल्लाह इलल काज़िबीन। JUI का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि ये उजरत में फैसले कराते हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं, ये इसमें बिल्कुल हमारी गलती हो सकती है। मैं बिल्कुल गलती का एतराफ़ करता हूँ और मौलाना अताउर रहमान साहब की बातें सर आंखों पर, अगर कोई कमी हुई है मैं JUI से माज़रत ख्वाह, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ताहम हुकूमत का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी ने शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि हुकूमत से पैकेज डील की बात की गई थी। उस पर लिखा हुआ था प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय PPP एंड PMLN। कल इन्होंने इन्हीं बिल्स की मुखालफत की। नैब में तरमीम करेंगे तो फैटफ पर हम वोट करेंगे। हमने जिसे कहते हैं ना एक इज्जत रखी है और कितनी रुसवाई मजीद इनकी होनी थी। इनके अपने हलीफ JUI वाले इनकी बात पे कायल नहीं है। आज उनका ईमान इनसे उठ गया है। फिर JUI के साथ जो हाथ होना था वो हो गया।
तो ये सारी सूरत हाल बनी है अपोजिशन में, जिस तरह के इख्तलाफात हैं और बड़ी अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट में जो किरदार है, उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का तसव्वुर जाहिर है अब कुछ खास बनता हुआ दिखाई नहीं देता। PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाह साहब, आपने किसी पैकेज डील की बात की है, क्या मुतालबात थे अपोजिशन के? अपोजिशन का बड़ा वाज़े और दो टोक ऐलान था, हम फैटफ पर वोट तब करेंगे जब आप नैब के ऑर्डिनेंस की हमारी इस्लाहात मंजूर करेंगे। ये एक पैकेज डील है। अगर आप चाहते हैं फैटफ पे पेशरफ तो आपको नैब की तरामीम करनी होंगी। हमने दयानतदारी से उनसे इंगेज किया और उनकी जो 34 अमेंडमेंट्स जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पे प्रपोज की थी, हमने क्लॉज बाय क्लॉज उनको स्टडी किया, डिस्कस किया, डिबेट किया। इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम इन पे अमल दरामद करते हैं तो इस मुल्क से एहतसाब नाम की चीज मिट जाएगी और नैब एज एन इदारा गैर फाल बेमानी हो जाएगा, रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। इसलिए हमने उससे मानने से इनकार कर दिया। तो फिर उनकी तरफ से हिमायत कैसे आई जब आपने ये पैकेज डील मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की बड़ी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्होंने इस बिल में आपका साथ दिया? इसी को तो कहते हैं करिश्मा। आपकी कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। अच्छा, तो ये करिश्मा ऐसे ही हो गया या इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं? इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो मौलाना अताउर रहमान और गफूर हैदरी साहब जो JUIF के हैं, वो इसकी पूरी दास्तान सेनेट में सुना चुके। अच्छा शाह साहब, ये भी बताएं कि आप ये भी कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया, तो इसका क्या मतलब है आपके ये कहने का? तो क्या इन जमातों ने हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत कर ली थी इसलिए वो हैंड हो गया उनके साथ? मतलब इसको आप जरा वजाहत कर दें इसकी। हाथ मिलाना तो अच्छी बात है ना, ये और बात है कि कोविड के जमाने में हाथ मिलाने से इज्तनाब होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिला लिया जाता है। नहीं, हाथ कर दिया की बात हो रही है, हाथ मिलाने की तो खैर बात ही नहीं है। अब देखें, अब हर चीज की तशरीह मुझसे क्यों लेते हैं? वो जो अपना साहिबान है वो ये सवाल का जवाब तो दे सकते हैं जिन्होंने वो तुंद और तेज तकारीर की थी। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो उनको एक ही मुतालबा करता रहा कि देखें, एक है नेशनल इंटरेस्ट, एक है पर्सनल इंटरेस्ट। आप पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे फौकियत मत दीजिए, आप नैब को फैटफ से डी लिंक कीजिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर जो सेनेट में मैंने देखा कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने बिल आखिर उस चीज को तस्लीम किया और डी लिंक कर दिया। और जो एक रोज पहले सेनेट में प्रोटेस्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कल हमने ना देखा। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। शाह साहब, सियासत एक तरफ अगर फिलहाल रखें तो FATF से मुताल्लिक कानून साजी हो गई है। आपने कहा कि अब हमें वाइट लिस्ट में आना चाहिए, तो क्या उसके तमाम तकाजे पूरे हो गए हैं या अभी कुछ है बाकी? मैं समझता हूँ कि आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने जितनी संजीदा इक़दाम लिए हैं वो माजी में कभी नहीं देखे गए। जितनी कानून साजी का हमसे तकाजा किया गया वो हम कर चुके या करने के लिए तैयार हैं। जो अभी टाइम बाद केसेस थे, जो बिल्स थे, वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम 6 तारीख तक मुकम्मल कर लेंगे और एशिया पैसिफिक ग्रुप को भिजवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ग्रुप जिसने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के माजी के इक़दाम को, वो दयानतदारी से अपनी रिपोर्ट प्लेनरी को भेजेगा और अक्टूबर में जो प्लेनरी है उसमें लोगों में और उन दीगर ममालिक में इतना हौसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के इक़दाम को अप्रिशिएट करें और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर व्हाइट लिस्ट में लाएं और भारत के जो फैटफ को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको कहें अब बस कर दो। अच्छा शाह साहब, फाइनली ये भी बता दें कि 2 बिल तो पास हो गए, अब तीसरे बिल का क्या होगा? तीसरा बिल है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला, वो नेशनल असेंबली पास कर चुकी थी, सेनेट ने उसको पास नहीं किया था, लैप्स हुआ था। इसीलिए अब एक जॉइंट सेशन होगा
6 तारीख को, और उम्मीद है कि उसमें ये साहिबान जो अपना एक अंदिया और कौमी उम्मतवतनी का मुजाहरा कर गए हैं, वो 6 तारीख को इसी स्पिरिट से आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, क्विकली शाह साहब आप बता दें आपकी ईद के क्या प्लान्स हैं? अब कल ईद है, आपने ईद अपने आबाई इलाके में गुजारनी है, इस्लामाबाद में होंगे, कुर्बानी ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या खुद ही करेंगे? नहीं, मैं तो ईद मुल्तान में करूंगा। अपनी जो शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का दरगाह है, उस पर हमारी जो रवायती है तरीका उसके मुताबिक, और खुद बिल्कुल करूंगा कुर्बानी। जबरदस्त, वंडरफुल। ऑलराइट शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। एंड देयर यू हैव ऑल द क्लैरिफिकेशंस, ऑल द क्वेश्चंस, जो कि क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि कल एक्चुअली ये हुआ क्या है। सो देयर यू गो। वो कह रहे हैं जी हम उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को, अपोजिशन जमातों को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा, सियासत को एक तरफ लेकिन रखा। हम पीपल्स पार्टी का यानी ऑपोजिशन का भी मौकफ लेंगे। हमें ज्वाइन किया आमिर आफ्ताब साहब ने, जो कि जीएम कॉर्पोरेट सेफ्टी PIA हैं, और साथ ही हमें एयर कमोडोर SM अली साहब जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं, इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आपसे बात का सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं। अगर आप अपने अल्फाज में एक दफ़ा बता सकें आवाम की आगाही के लिए कि अलाइशें ठिकाने ना लगाने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही सवाल हम दोनों से बारी बारी कर लेते हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप ये अलाइशों को सही जगह ठिकाने नहीं लगाएंगे, तो अगर एक परिंदा टकराना था तो 10 टकराएंगे। इसीलिए बहुत अहम होता है कि ऑपरेटर, PIA, दूसरी एयरलाइंस और सिविल एविएशन आपस में रेगुलर मीटिंग करती है, ख़ासकर ईद उल अज़हा के करीब, और आवाम की आगाही की एक मुहिम चलाई जाती है। उस मुहिम में बैनर्स होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, सिटी गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है, ताकि इस हैजर्ड को मिनिमाइज रखा जा सके। जी अच्छा, ठीक, इस हैजर्ड को मिनिमाइज किया जा सके, इसी पे हम बात कर लेते हैं एयर कमोडोर SM अली साहब से। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त दिया। अली साहब, जो पैसेंजर एयरलाइन तैयारे हैं उनको तो ज़ाहिर नुकसान पहुंचने का खदशा है, और हम तो छोटी ईद वाले हादसे को ही अभी तक नहीं भूल सके, ऑल्दो उसमें परिंदा नहीं कोई वजह बना था, लेकिन पर्टिकुलरली पाक फ़ज़ाइया के तैयारों को तो हमा वक्त तैयार रहना पड़ता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो अगर खुदा न खास्ता कराची में भी बेसिस हैं, इन बेसिस के इर्द गिर्द ये आलाइशें मौजूद हों, तो इससे क्या मुमकिन नुकसान हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसका प्रियम्बल आपको ये दूंगा कि फ्लाइंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग बिजनेस। हर दफा जब हवा में आप एयरबोर्न हो रहे होते हैं तो आप फोर्सेस ऑफ नेचर से तो नंबरदाजमा होते ही हैं, वेदर हो गया, विजिबिलिटी हो गई और कंडीशंस हैं, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये परिंदे, क्योंकि फजा तो इनके लिए बनाई गई थी, हमने तो बाद में इसमें उड़ना शुरू किया है, तो इसके ओरिजिनल ऑक्यूपेंट्स तो ये थे। तो जब आप इनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तसादुम की सूरत हाल ज़रूर बनती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक 2 पाउंड का, मतलब 1 किलो का परिंदा अगर जिस स्पीड पे फाइटर्स उड़ रहे होते हैं, जो कि इन एक्सेस ऑफ 350 नॉट्स समझ लें आप होती है उसकी स्पीड, जो अगर एयरफील्ड के लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए वो जहाज उस तरफ उस इलाके के अंदर होता है तो अराउंड इस स्पीड पे होता है। तो जब उसका इम्पैक्ट अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उसका 1 किलो के परिंदे का इम्पैक्ट टनों के हिसाब से जहाज पे होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इंजन पे इंजेस्ट हो जाए तो वो इंजन तबाह कर देता है। अगर जहाज के और चीज को, जो कि प्योर लोहा है, मेटल का बना हुआ जहाज होता है, उसको हिट करता है तो उसको डैमेज कर सकता है। खुदा न खास्ता कंट्रोल सर्फेसेस को हिट करता है तो उसको वो डैमेज कर सकता है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। पायलट की जिंदगी तो होती ही खतरे में है, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे खुदा न खास्ता जहाज अगर गिरेगा तो वो उनके ऊपर भी एक तबाही अच्छी खासी ला सकता है। छोटी सी एरिया, छोटी, बड़ी अच्छी तरह एयर कमोडोर साहब आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आवाम जिसको हमने शऊर देना है, और ख़ास तौर पे ईद के इर्द गिर्द जब हम ये बात करते हैं, ईद उल अज़हा के इर्द गिर्द बात करते हैं, तो क्या ये इफेक्टिव कैंपेनिंग होती है? आमिर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, कितना यूजुअल फ़र्क नज़र आता है जी आमिर साहब? ऑब्वियसली ईद के वैसे तो ये मुहिम एक चलती ही रहती होगी, लेकिन ईद उल अज़हा के इर्द गिर्द तो बहुत ये प्रमोट किया जाता है कि प्लीज़ आलाइशें जो है उनको सही तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए।
कितनी इफेक्टिव होती है ये मुहिम? अगर आपने स्टडी किया हो, कोई डिफरेंस अगर आप हमें बता सकें। अगर मैं आपको पिछले 2 साल का डेटा दूं तो हाँ, ये इफेक्टिव हैं, बेहतर बनाई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि ये जो मीटिंग्स होती है ना हमारी सिविल एविएशन के साथ, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें सिटी गवर्नमेंट, मलीर के लोग और सबको भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी है और कमी आई है इस चीज़ में डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इफेक्टिव होती हैं। एयर कमोडोर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर फॉर इंस्टेंस आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ बकरा ईद के करीब आपको इस तरह के ज़्यादा केसेस सुनने या देखने को मिले हों, या आपको लगा हो कि फ्लाइंग कैन बी मोर डेंजरस अराउंड दीज डेज, इज़ दैट सो? अगर हम लोगों को ये आगाही ना दें तो आपने ये विटनेस किया है खुद से या आपके कॉलीग्स ने आपके साथ शेयर किया है कि भाई बकरा ईद के दिनों में तो जहाज़ उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है? बिल्कुल ऐसी है। आप एब्सोल्युटली आपने वजह के साथ फरमाया। मैं आपको कराची की एग्जांपल देता हूँ। ऑल्दो हम बात कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट पूरे पाकिस्तान के लिए है कि जो हवाई अड्डे हैं, एयरफोर्स के हों, सिविल एविएशन के हों, इनके नज़दीक, और इनका नज़दीक जो होता है वो इमीडिएटली 500 मीटर नहीं होता है, बल्कि 10-10 किलोमीटर का इलाका होता है कि वो जहाज की अप्रोच बड़ी दूर से बन रही होती है और वो लो लेवल पे उस टाइम के ऊपर होता है। तो इस तमाम इलाके के अंदर किसी भी किस्म की आलाइशें जो हैं वो सड़क पे या इस पर ना फेंकी जाए, इनको सही तरीके से तलब किया जाए, इंतजामिया का साथ दिया जाए। क्योंकि अब आप जब ये बर्ड्स आते हैं और इन चीज़ों को उड़ते हैं और वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, जहाज उस इलाके के अंदर लो लेवल पे होता है, खुराक बर्ड जब तक उसको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे परिंदे ज़्यादा जमा हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, बकरा ईद के ज़माने में वाकई ये एक मेनेस होता है। लिटरली आप ऐसे ऐसे बचते हुए आ रहे होते हैं कि अब परिंदा आया, अब परिंदा आया। मैं आपको एग्जांपल दूं, कराची की बात करते हैं, नेटी जेटी का पुल अगर आपने देखा हो एक जमाने में, वहाँ पे लोग क्या करते थे, तो सत्के का गोश्त और वो खिला रहे हैं परिंदों को, वो बोटियां उछाल रहे हैं। यकीन कीजिए वहाँ पे जब यह इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पे हजारों की तादाद में चीलें और गिद्ध जमा हो जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचें अगर खुदा खास्ता वहां से, और पीआई की अगर विंड दूसरी तरफ से हो उस कराची एयरपोर्ट की, तो वो अप्रोच बनती है उस तरफ से, और इवन मसूर में अगर किसी तरफ से आना हो तो उसकी डायरेक्शन बन सकती है वो जहाज में, और हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन वो शदीद बर्ड इन्फेस्टेड इलाका है। तो ये तमाम चीजें जहां पर भी आप देखें कि भाई गंदगी होगी वहां पे बर्ड होगी, क्योंकि उसको खुराक मिल रही है, और वो हमारे लिए या परिंदों या जहाज़ों के लिए वो इंतहाई खतरनाक साबित होती है। एयरफोर्स बड़ा जी कंटिन्यू करते हुए कमोडोर साहब, लास्ट मैसेज भी आप इसी में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा आवाम के लिए। एयरफोर्स का बड़ा भरपूर इसकी पूरी कैंपेन चलाई जाती है बर्ड अवॉइडेंस के और इसके मेनेसेस को लोगों के अवेयरनेस जगाने के लिए। और मैसेज सिर्फ इतना सा मैं कहूँगा कि इस ईद उल अज़हा पे लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, जिस तरह कोरोना के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, इसी तरह अपने शाहीनों की मदद करें और आलाइशों को जो तरीका है उस तरीके से उसको इंतज़ामिया की मदद से ठिकाने लगाया जाए, गंदगी सड़कों पर ना, और ख़ास करके जो हवाई अड्डे हैं उनके नज़दीक ना फेंका जाए। कैप्टन आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं अग्री करता हूँ इनकी बातों से। सिर्फ इतना कहूँगा कि अवाम अगर अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा एहसास करे और हमें इस तरह उनको ट्रांसमिट कर दें कि आपकी ज़रा सी गलती एक हादसे का बायस बन सकती है, तो अगर मिलजुल के काम करें अवाम और हमारे सिविल इदारे, तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। वंडरफुल जी, इंशाल्लाह। होपफुली हमने जो बात की है यहाँ पे, इससे भी बहुत लोगों को आगाही मिली होगी, और हमने आपको बताया कि आपकी जरा सी, आपके लिए बड़ा कैजुअल हो सकता है ये सारा कुछ, किस तरह से आप किसी को कह दें या खुद जाके फेंक दें सड़क पे, लेकिन ये लोगों की जान ले सकता है, ये आपकी कैजुअल हरकत। एक्चुअली ये तो दैट गोज इन लाइफ। कोई भी चीज़ इस तरह ना करें आप, कोई भी इतनी कैजुअली सोचे समझे बगैर ना करें, बिकॉज उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और ये तो डेफिनेटली अराउंड बड़ी ईद, अराउंड ईद उल अज़हा, ये
बड़ी ग्रेव सिचुएशन बन सकती है अगर इन आलाइशों को, मतलब हज़ार चीज़ें और भी हैं, गंदगी फैलना, डिजीज़ फैलना, बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉर एयर ट्रैवल ये बहुत ख़तरनाक। और सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी कुर्बानी कबूल होगी अगर हम उसी कुर्बानी से अपना निस्फ़ ईमान डैमेज करके गंदगी फैला रहे होंगे? वाह वाह, बहुत आपने अच्छी बात की, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अब्दुल्ला बड़े बड़के मार रहे थे कि जी मेरा जानवर देखना होगा कुर्बानी का, इन्हों ढूंढ रहे थे, ऐसी चीज़ थी कि नज़र नहीं आ रही थी, और क्यों नहीं नज़र आ रही थी वो भी मैं भी आपको अगले घंटे में दिखाऊंगी। अगर आपको नज़र आ गया ना स्क्रीन पे कोई बकरा, बिल्कुल ठीक मुनासिब बकरा है, वो एंगल कैमरे का थोड़ा सा ऑफ है। अगले घंटे में हम ये सब कुछ सामने वाजे हो जाएगा। मैं वेट मशीन पे चढ़ा के दिखाऊंगा, आपके 10 किलो के बकरे से ज्यादा ही निकलेगा। आप साथ चढ़ जाएंगे ना तो फिर शायद कुछ हो जाएगा, फिर तो आप बेशक 80 पे ले जाए। लेकिन एनीवे जी, हमने अपने कुर्बानी के जानवरों की बात नहीं करनी, हमने वैसे बात करनी है, और आपको बताना है कि ईद कुर्बा में बस एक दिन रह गया है। टुमारो इस ईद, और मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश जो है वो भी पड़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आई होप कि इतना ज़्यादा ना बढ़े और कुछ SOPs वगैरह भी हों। अच्छा जी, कराची की सूरत हाल सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं, और कराची से हमें बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, यहाँ पे सोराब कोट मंडी में बहुत मुख्तलिफ किस्म के और बहुत आला नस्ल के बकरे भी मौजूद हैं। गुलाबी नस्ल का बकरा कोई छोटा भी हो तो उसकी बहुत कीमत हुआ करती है, और ये जो आपको इंतहाई आला नस्ल का गुलाबी बेहतरीन किस्म का एक जानवर नज़र आ रहा है, बकरा नज़र आ रहा है, और इनकी इनफैक्ट 2 जोड़ी नज़र आ रही है। इस वक्त इसके मालिक जो है इन्हें ग़ालिबन गंदम खिला रहे हैं, इसके बड़े नाजो नाम होते हैं, इन बकरों के हाथ से खाते हैं ये, और मुख्तलिफ गायें भी होती हैं जो कि हाथ से खाना पसंद करती हैं, तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह पालने का इनका अमल होता है। यहाँ पे शहरी इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते कि बिल्कुल बच्चों की तरह इन्हें पाला जाता है, और यही वजह है कि ये जो 2 बकरे हैं 6 लाख के ये 2 बकरे, यानी 3 लाख का ये एक गुलाबी बकरा जो कि फरोख्त हो चुका है, और अब इसको मालिक लेने जा रहे हैं, लेकिन ख्याल इन्होंने जो है अभी भी रखा हुआ है। ज़बरदस्त 6 लाख रुपए की ये जोड़ी अवेलेबल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप भी मंडी जाके रब्ता कर सकते हैं। 6 लाख? हाँ, वैसे गुलाबी बकरे जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं। शुक्र है ये तो बिक चुके हैं, वरना बड़ा डर लग रहा था 6 लाख की जोड़ी कौन लेगा। अरे इससे ज्यादा के लोग जानवर ले लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम लाहौर जाएंगे, और आवाम जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों से लाहौर में परेशान है, और महंगाई की वजह से उन्हें कुर्बानी का जो सुन्नत इब्राहिमी है अदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कौन हमें अपडेट करेगा लाहौर से? अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें इरफान नज़ीर, ओवर टू यू इरफान। जी, मैं इस वक्त लाहौर में सदिया पुल के करीब माल मंडी में खड़ा हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन रह गया है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों की तलाश में आई हैं, लेकिन यहाँ उनका भाव ताव नहीं हो रहा। ग्राहकों का कहना है कि व्यापारी जो बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने जानवर की सारा साल खिदमत की होती है, इसलिए वो जितनी कीमत मांग रहे हैं उनका हक बनता है। मेरे साथ एक ग्राहक खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी रेंज क्या है, और वो जो व्यापारी हैं वो कितना मांग रहे हैं। जी, पिछले साल मैंने जो ख़रीदा था 35,000 रुपये का बकरा, वो इस साल 50,000 55,000 रुपये से कम नहीं है। और अच्छा, बहुत शुक्रिया जी इरफान। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ को अपने रेट में मिल भी रहा है। अच्छा, एक और हमने आपसे बात डिस्कस करनी है। प्लीज़ जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन में इनका ख्याल रखें, क्योंकि इससे सीरियस खतरात पैदा हो रहे हैं। कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कल एक एक्सीडेंट हुआ, और ये आप देखें इसके नतीजे में इस बेचारे बैल की तो जान चली गई, जो गाड़ी में मौजूद शख्स था वो भी जख्मी हुआ है। लुक एट दैट, कितना ये जुल्म है कि कितना बेचारा दहशत में होगा ये बैल तो गुजर गया। हाँ, वो तो इट डाइड, यस इट डाइड। अच्छा, ये तो बहुत ऐसी विजुअल्स जो हैं ये सामने वीडियोस आई हैं, तो दिस इज वन। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि वो स्टक हो गया, उसको निकालना भी पड़ रहा है। वो ये देखें अब्दुल्ला, ये भी एक और वीडियो सामने आई है, ये देखें, और ऑब्वियसली जगह उसको आगे से नहीं मिली और एक गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मतलब एकदम से दिल हिल जाता है ऐसी चीज़ देख के कि क्या हुआ, इतना बड़ा जानवर और आके एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन रोड पे जो ट्रैफिक जा रही होती है, जितनी स्पीड पे वो होती है,
बचाते बचाते आपस में भी टक्कर हो सकती है, आपस बहुत में टक्कर खतरनाक हो सकती है। ये बड़ा खतरनाक होता है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग इनकी ट्रांसपोर्टेशन किया करें, और जिन लोगों को बिला वजह शौक होता है ना, आए जी मेन रोड पे सैर करा के लाएं जानवरों को। प्लीज ये सैर के चक्कर में जो है ना, आप जानवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों का तो नुकसान होता है। ये किसी की 30-32 लाख की गाड़ी का अगर कचरा हो जाएगा तो बताएं, वो भी तो सैड होगा ही। बहुत ही मतलब हर एवेन्यू से बहुत खतरनाक किस्म की बात है। सो बी वेरी केयरफुल। और एक जो स्पिरिट होता है ना इस ईद का, कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, उस बात में तो मैं इतना नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें शो मारने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको अपना जानवर जो है उसकी टेक केयर करें, लेकिन सारों को जरा पूरी दुनिया को शो ना मारे हैं आप। I always loved remembering periodic tables. एक अचीवमेंट होती थी शुरू की क्लासेस में ना, कि जिस बंदे को periodic table याद होगा, क्लास में जिस बच्चे को याद होगा, उसे हम बड़ी टॉप चीज समझते थे। हाँ, लेकिन ये वो वाली मेमोरी आपकी होती है कि जिस वक्त याद किया बड़ी अच्छी तरह याद हुआ, और उसके बाद जब जिंदगी गुजरी तो कुछ याद नहीं रहा, बिकॉज उसका क्या मतलब क्यों। बट बड़ी अच्छी बात है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। बट वी हैव सम अदर टॉप स्टोरीज एज वेल। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत बिल आखिर कराची के लिए मैदान में आ गई और पाक फौज को भी तलब कर लिया। सिंध हुकूमत से मायूस शहरियों को अब बड़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी जितना मुमकिन हो उतना साथ देगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची में हालिया बारिशों के बाद बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मैंने तो एनडीएमए का उन्हें कहा था कि आप एनडीएमए से ये नाले साफ़ कराएं और इसको जो वेस्ट मैनेजमेंट है इनके साथ इनको बिठाएं कि ताकि ये यहाँ पे काम करें। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक कदम आगे जाते हुए एनडीएमए को तो हिदायत की उन्होंने, वो यहाँ पर आए। DGFWO को भी हिदायत की कि वो फौरी तौर से कराची पहुँचें। वो भी आज कराची पहुँचे हैं, और वज़ीर आज़म ने आज एक समरी साइन की है जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी को यानी अफवाज पाकिस्तान को भी इस जिम्मेदारी में हिस्सा डालने के लिए कहा गया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत की आंखें चंजा देने वाली फैक्ट्री है। खान साहब ने कराची के हवाले से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कितने सुहाने ख्वाब कराची वालों को दिखाए थे, और पिछले 2 साल में हम देख चुके हैं कि उनमें से कोई ख्वाब भी खान साहब के दौरे इक़्तिदार में हुकूमत में पूरा नहीं हुआ। तो ये जो मौजूदा इन्होंने नोटिस लिया है कराची की हालिया बारिशों के हवाले से, मुझे तो हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि बारिश को हुए हुए 4 रोज़ हो चुके हैं, पानी निकाला जा चुका है। जो परेशानी थी उसका मदावा बहुत हद तक किया जा चुका है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट्स तो आपने सुन ली है, इस पर ज़रा मजीद बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। गनी साहब, कराची में बारिश के बाद जो हाल हुआ वो सबके सामने है। आप अब वज़ीर आज़म तक सब बातें पहुंच गई हैं, और उन्होंने एनडीएमए को कराची साफ़ करने का टास्क दे दिया है। हम तो शुक्र ही कर रहे हैं कि कोई तो कुछ करे। तो आपके ख्याल में इससे शहर को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वज़ीर आज़म साहब अगर भेजना चाहते हैं चेयरमैन एनडीएमए को या पाक फौज को, उन्होंने कुछ कहा है तो अच्छी बात है, वो आकर देखें या क्या सूरत हाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जब वज़ीर आज़म साहब को ख्याल आया या गवर्नर साहब ने जाके उनको बताया कि कराची में बारिश हुई है, तो उन्होंने ताख़ीर काफ़ी की। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी आबादी में पानी कहीं रह गया हो। थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर मुमकिन है जो नालों से निकली थी उसको साफ़ करने में भी हो रही हो, लेकिन पानी जो था वो तकरीबन तमाम इलाकों से साफ़ हो चुका है। अब अगर नालों की सफाई के लिए वज़ीर आज़म साहब भेज रहे हैं एनडीएमए को, तो उसके लिए भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक प्रोजेक्ट है स्वीप के नाम से, जिस पर हमने काम शुरू किया। बहुत पहले होना था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ ताख़ीर हुई, और 3 जुलाई से उस पर काम हो रहा था, और तमाम चौकिंग पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। ये मेयर साहब के भी इल्म में है। और बाकी जो नालों की मुकम्मल सफाई है वो अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जानी है। अब अगर इसमें भी एनडीएमए आना चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट आना चाहती है, तो आएँ, वो बात करें, देखेंगे किस तरह वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वही समझता हूँ कि कराची के मसाइल में अगर वज़ीर आज़म साहब को दिलचस्पी थी या है, तो जो उन्होंने ख़ुद मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई थी पिछले 2 बरसों में, उन्होंने जो अपने प्रपोजल्स दिए थे कि कराची के बुनियादी मसाइल क्या हैं और डेवलपमेंट के लिए क्या पैकेज चाहिए, तकरीबन 161 अरब रुपए
उन वज़ीर आज़म साहब की बनाई हुई कमेटियों ने तजवीज़ किया था। उन पर तो 2 सालों में अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन बहरहाल एनडीएमए को भेजा है, अच्छी बात है। आए जरा देखिए। गनी साहब, पानी ने तो निकल ही जाना था और उसके बाद का आफ्टरमैथ, वो थोड़ा कचरा नहीं है जो नालों से निकला है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो देख के खौफ आता है अगर आप देख लें तो। लाइक एज इफ कि वो घर का कचरा नहीं होता, झाड़ू से ही आउट हो जाता है। This is another ball game. और अगस्त के आखिर तक नाले साफ करके वैसे हम कौन सी तोप मार गेटू फतह करेंगे? माशाल्लाह जब मॉनसून का सीजन चल रहा था उससे पहले साफ होने चाहिए थे ना नाले। खैर, अब ये बता दें कि क्यों एनडीएमए की फंडिंग वफाकी हुकूमत ही क्योंकि करती है, इसलिए एक इसे अच्छी तरह से कराची के मामलात अब वफाकी हुकूमत खुद शरीक हो गई है कराची के मामलात में। तो क्या सिंध हुकूमत कराची की भलाई के लिए वफाकी हुकूमत का साथ देगी या फिर आप लोग रोड़े अटकाएंगे उनके कामों में? देखिए, वफाकी हुकूमत मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन है उनके यहाँ, और बदकिस्मती से बहुत आला सतह पे बैठे हुए लोगों को भी क्लियरिटी नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और किस वक्त उन्हें क्या इक़दाम करना चाहिए। मतलब अचानक से अगर बारिशें होने के 4 दिन बाद गवर्नर साहब को जाके बताना पड़ता है कि जनाब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म साहब को वैसे पता ही नहीं चला कि कराची में कोई सूरत-ए-हाल है या वो वज़ीर आज़म जिस इलाके के हैं उसमें कराची भी वाक़ है, तो उनको तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। लेकिन जगाया जब जाके किसी ने, तब जाके उनको ख्याल आया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची के मसाइल में अगर वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है तो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े मंसूबे हैं उसमें अपना हिस्सा डालें, जो बार बार हम कहते रहे हैं। उस तरफ वो तवज्जो नहीं देते हैं, ऐलानात वो खुद भी करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ग्रीन लाइन का एक मंसूबा है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू किया, जिसको ये मुकम्मल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ग्रीन लाइन मंसूबे की तामीर की वजह से भी बहुत सारे जो बरसाती नाले थे उनकी कनेक्टिविटी जो है मुतासर हुई है। और अगर आप गौर करें तो वो इलाका बहुत शदीद मुतासर हुआ है। नागन चौरंगी से लेकर ऑनवर्ड अगर आप चले जाएँ पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में, तो उसकी जो तामीर थी वो भी शायद मसाइल का सबब बनी है। अच्छा गनी साहब, ये सब कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अपना ओपिनियन भी दे दिया इसमें। अब हमारे साथ हैं तो एक कन्फ्यूजन भी आप क्लियर कर दें। ईद पर कराची में कुर्बानी के लिए क्या असूल तय किए गए हैं, और इसका मतलब ये है कि क्या लोग अपने घरों या गली में कुर्बानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या SOPs हैं इस हवाले से? देखिए, ये हम काफ़ी दिनों से कहते आए हैं कि लोग अवॉइड करें कि जो रिवायती तरीक़ेकार कुर्बानी का अख्तियार किया जाता था उससे बचने की कोशिश करें। हमने उलमाए कराम की मशावरत से SOPs भी बनाए और उसमें भी शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो जो जगह जगह गली में मोहल्ले में कुर्बानियाँ होती थी उसको ख़त्म करें, और अगर उनके इलाके में कोई खुली जगह है तो वहाँ पर कुर्बानी करें, और ज़्यादा कोशिश करें कि वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएँ, या अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कुर्बानी करता भी है तो वो कोशिश करे कि किसी ऐसे इदारे को जाकर अपने पैसे दे दे या कुर्बानी का जानवर दे दे जो बड़े बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो करके कुर्बानी करवा सकते हैं। वो फलाही इदारा भी हो सकता है, वो कोई मदरसा भी हो सकता है, वो कोई मस्जिद भी हो सकती है, वो कोई और तंजीम भी हो सकती है जिनको वो देना चाहते हैं। तो ये तरीक़ेकार अगर इख्तियार करेंगे तो इससे ये होगा कि लोगों का मेल मिलाप कम होगा, और जो आलाइशें भी कराची शहर में मुख्तलिफ मकाम पर फैलती हैं जो उठाना जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी शायद हमें आसानी के साथ सफाई में मदद मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ऑब्वियसली आप तवक्को करते हैं कि लोग कुछ समझ जाएंगे, तो ये सजेशंस में आती है चीज़, और जब आप आवाम वैसे आवाम भी बड़े तवक्को करते हैं हुकूमतों से, तो वो तवक्कुआत तो पीपल्स पार्टी पूरी नहीं कर पाती, पूरी नहीं होती, तो किस तरह फिर ऑन दी अदर फुट अगर आप देखें तो वो फिर क्यों इन सजेशंस को मानेंगे, वो करेंगे जहाँ अच्छा जी, अभी हम फैसलाबाद चलेंगे हुमा, और फैसलाबाद फैसलाबाद से हमाद अहमद हमें जरा अपडेट कर रहे हैं कि क्या रेट चल रहे हैं कुर्बानी के जानवरों के। जी, मेरे अकब में किसी मवेशी मंडी के मनाजिर नहीं हैं, बल्कि ये फैसलाबाद के ताजर हैं, उनके घर के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर ये जानवर बंधे हुए हैं। एक से बढ़कर एक जानवर है, और पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हीरा और मोती की जोड़ी है और इसका वज़न है 25-25 मन।
और ये जो जानवर हैं ये तमाम जानवर खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें हमारे पास माशाल्लाह ब्राह्मण नस्ल के, चोलिस्तानी नस्ल के, नुकरा नस्ल के और ऑस्ट्रेलियन नस्ल के माशाल्लाह अच्छे से अच्छा जानवर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस मरतबा जो है वह 47 बड़े जानवर करने हैं, जिनमें बछड़े शामिल हैं, जबकि इसके अलावा बकरे भी शामिल हैं, वो भी 1 दर्जन से ज़ायद बकरे हैं, वो भी उन्होंने कुर्बानी करनी है। और ये तमाम जो है अमल मुकम्मल करने के लिए यहाँ जो इलाका है ये स्लाटर हाउस में तब्दील हो जाएगा। 3 दिन तक यहाँ पे कुर्बानी होती रहेगी और इस मकसद के लिए इनका ये कहना है कि इन्होंने 30 कसाब जो हैं उनकी खिदमात हासिल की हैं जो यहाँ पर कुर्बानी करेंगे और ये तमाम जो गोश्त है वो मुस्तहकीन में ये तकसीम कर दिया जाएगा। जी, हीरा मोती से तो आप मिल लिए, लेकिन भोला और बबलू से आपको मिलवाएंगे हम ब्रेक के बाद। What? Yes. Okay. अभी मिलवा दें। हाँ, I want to see. वो इंतजार नहीं कर रहे हैं, भोला और बबलू कह रहे हैं कि हम नाराज हो जाएंगे, आप हमें क्यों वक्त नहीं दे रहे हैं, तो हम भोला और बबलू से आपको मिलवा रहे हैं। इनफैक्ट अली नईम हमें हैदराबाद से मिलवा रहे हैं भोला और बबलू से। जी बिल्कुल, हैदराबाद की मवेशी मंडी में जानवर भी बहुत हैं और ख़रीदार भी बहुत हैं, लेकिन हैदराबाद की मवेशी मंडी में इस वक्त 2 जानवर जो हैं वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये दोनों जानवर मेरे रकम में आप देख सकते हैं, एक का नाम भोला है और एक का नाम बबलू है। दोनों की कीमतें जो हैं वो लाखों में हैं। एक की कीमत तकरीबन 12 लाख है और दूसरे की 16 लाख बताई जा रही है। हमारे साथ इनके मालिक मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं कि इन जानवरों की कीमत इतनी ज़्यादा होने की वजह क्या है। बताइएगा इन जानवरों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या खसूसियात हैं? ये खसूसियत ये 3-3 साल तक हम पालते हैं, ये 1 साल में इतना वजन नहीं करते हैं। अब आपको पता है अनाज कितना महंगा हो गया है। आप इनके वजन देख सकते हैं, इनको बहुत खूबसूरती के साथ सजाया भी गया है, हार डाले गए हैं और यही वजह है हर व्यापारी की कोशिश है कि वो अपनी कीमत के ऊपर बेच सकें और जो खरीदार हैं उनकी अपनी कोशिश है कि वो अपनी जो रेंज है उसके मुताबिक यहाँ पर जानवरों की खरीदारी कर सकें। लेकिन इस टाइम यहाँ पर हैदराबाद की मवेशी मंडी में भोला और बबलू की जोड़ी जो है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। देखते ये है कि यहाँ पर ये जानवर कब तक फरोख्त हो जाते हैं और उनको ले जाने वाला कौन होगा। जी, वेरी नाइस जी, वेरी क्यूट। अच्छा जी, हमने आपको मिलवाना था ना कल आयशा गनी से, जो कि कराची के सोहराब गोट मंडी में जानवर बेचती हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टॉल है। और ये इस पे तो मेरी नजर थी ना, इस वाले पे मेरी नजर थी, आपकी नजर थी, लेकिन फिर आपने लिया इसका कोई 1/20 हिस्सा के जानवर। अभी भी देखें टाइम है, आप मुझे तैश ना दिलाएं, हो सकता मैं खरीद लूं इनसे। ओहो, ये तो पूरा एक थ्रेट है। अच्छा जी, ये जो आयशा को आप साथ देख रहे थे, जो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जानवरों को लेके फिर रही थी, ना कोई आयशा से इनकी कहानी हम सुनेंगे और आयशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आयशा। लेकिन ब्रेक लेंगे आयशा, ब्रेक के बाद आपसे जरा हम बात करेंगे कि ये शौक कैसे बना। जानवरों के शौकीन आयशा गनी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सोहराब कोट मंडी में 3 दिन पहले ही अपने तमाम जानवर बेच दिए हैं। और मैंने जो इनसे बजट पूछा है कि जानवरों का क्या था, मेरे तो बजट में कुछ आ नहीं रहा था, तो इसलिए इनका वैसे बिजनेस मॉडल था व्हिच आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय। और इसमें इनकी डोमेस्टिक हेल्प, इनकी हाउस होल्ड हेल्प, इनके घर पे जो काम करती हैं खातून, उनकी फैमिली भी इनके साथ हमराती, तो हम ना सिर्फ खुद एम्पावर हों बल्कि इन लोगों को भी अपने इर्द गिर्द एम्पावर करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आयशा से ही बात करते हैं। आयशा, ये ऐसे बैठे बैठे पिछले साल ख्याल आया कि कुछ जानवर लेके डाल देती हूँ साहिवाल में या कहीं और पे गाँव में, या फिर सोचा बाकायदा इसका पेपर वर्क किया आपने? जैसे कि मंडी गई थी, वहाँ पे कोई लेडीज़ वगैरह मुझे नज़र नहीं आए। मैं अपना जानवर लेने के लिए गई थी तो पूरी मंडी में चेक कर लिया, मगर वहाँ पे कोई जानवर मतलब कोई लेडीज़ सेल नहीं कर रही। हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्ट लूँ। बड़ा ज़बरदस्त आयशा, आपने अपॉर्चुनिटी देखी। लेकिन अभी आप ब्रेक में हमें बता रही थी कि ये सिलसिला आपने कोई 1 साल पहले शुरू कर दिया था। जी, उसके हवाले से बताएं। जी, 1 साल पहले जानवर लेके मैंने रख दिए थे और घर वालों से मनाती रही घर वालों को। इसके बाद इस साल मैं आ गई सामने आप लोगों। अच्छा, नहीं, वैसे क्या रिएक्शन था घर वालों को जब आपने कहा जी ये मेरा बिजनेस मॉडल है और ये मैंने करना है? बहुत चेंज रिएक्शन था। बोला ये काम तो छोड़ दो और कोई काम तो छोड़ दो, सारे ही काम कर लेती हो तुम। तो बस मना। तो आयशा, आपने जानवर खरीदे, जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर जानवरों को पूरे साल किसी ने भी, जिसकी भी आपने ड्यूटी लगाई हो, पालना पोसना होता है, फिर उसमें नुकसान भी होता है, कोई जानवर बीमार हो जाता है, कोई हलाक भी हो जाता है। आपको पता था ये सारी बिजनेस की चीज़ें? मुझे सब कुछ तो नहीं पता था, सब कुछ तो जो टेक केयर कर रहे थे उनको ही पता था और वो माशाल्लाह से अच्छी टेक केयर कर रहे थे और उन्होंने देखभाल के लिया होगा। जाहिर सी बात है, वो पूरा साल उन्होंने रखा है, उनको पहले से पता है। तो एज अ व्यापारी आपका एक्सपीरियंस मंडी में कैसा रहा? लोग ज़रा शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं, या फिर कंफर्टेबली आपके साथ जानवरों की डील कर लेते हैं? क्या आपसे ज़्यादा बार्गेन कराते हैं या क्या होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं,
फिर आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते नॉर्मल होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो अंकल्स होते हैं वो दुआएं दे के जाते हैं, बेटा अल्लाह आपको कामयाब करे, आपको अल्लाह आगे से आगे पहुंचाए। और कुछ लोग आगे तो मुंह पे तो अच्छी बात बोलते हैं मगर पीछे से बहुत बुरा कुछ बोलते हैं, मगर कोई बात नहीं, इन सबको तो फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इन नटशेल फॉर पीपल हु आर वाचिंग मैं बता दूं कि आयशा ने 1 साल पहले ये सारे जानवर खरीदे साहिवाल में, पंजाब में लिए, वहीं रहे ये जानवर। और इनके साथ जो डोमेस्टिक स्टाफ है इनके घर का, उन्होंने इनके साथ पूरा इश्तराक करके एक बिज़नेस बनाया जहां जानवर उन्होंने लिए, वहाँ उनकी टेक केयर की और ऑब्वियसली बिज़नेस इनका था। फिर वो ट्रांसपोर्ट हुए इधर और माशाल्लाह अब ये सारे जानवर जो है ये बेच चुकी हैं ऑन ए प्रॉफिट। ज़बरदस्त बात है। आयशा इज ओनली 21 years old और वहाँ पे रुकी नहीं है। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको मंडी में ज़ाहिर है टाइम गुजारती हैं, तो मंडी से जानवर हंट करती हैं, उनको खरीद लेती हैं। और वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस से वाकिफ नहीं है उनको बहुत ही थोड़े प्रॉफिट पे ये रख के ऑनलाइन फरोख्त करनी है। देसी काउस के नाम से इनका एक फेसबुक पेज है, आप उस पर जाके बहुत ही बजट में जो है ना, यानी कि 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक में आप बछड़ा या बछिया खरीद सकते हैं। सो अगर आपको इस तरह की नीड है तो आप यहाँ पे जाइए। अदरवाइज जो आयशा के पास महंगे जानवर थे वो तो सारे बिक गए। तो आयशा कोई अपने लिए भी रखा है या सारे बेच दिए? आयशा इसका जवाब अभी ना दीजिएगा क्योंकि हमारे एक और गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आयशा से हमने और भी बड़ी बातें करनी है। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ राइट टू अस, बिकॉज हमारी तरह आई एम श्योर आप लोग भी ज़रा शॉक्ड होंगे कि वाओ, इस बिज़नेस में हम कभी किसी खातून को नहीं देखते और आज जियो पाकिस्तान की तवस्सुत से आपको हम मिलवा रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया पहले घंटे में, आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमसे बात कर रहे थे और हम FATF के हवाले से बात करते। हमने आपको कहा था कि हम ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव भी लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत अपने बिल्स जो है वो पास कराने में कामयाब हुई है, ना सिर्फ कौमी असम्बली में जहां हुकूमत की अक्सरियत है बल्कि सेनेट से भी जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है वहां भी ये बिल पास हो गए हैं। तो लिहाजा हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि ऑपोजिशन की मुखालफत जैसी भी रही हो, हुकूमत ने कौमी असम्बली से भी मतलूबा बिल पर पास करवा लिया है और सेनेट से भी जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है, तो क्या पार्लियामेंट पर ऑपोजिशन की गिरफ्त इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि आप लोग कोई अपनी बात ना कर सके और ये सब होता चला गया? स्पीकर साहब का बड़ा पार्टिजन रोल रहा इस सारे प्रोसेस में और इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने भी कहा कि हम APC में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी उस पर, तो फिर वो डिसीजन लेगी। लेकिन है कि सेनेट में तो बिल उनके पास अक्सरियत नहीं है तो वो तो पास हो नहीं सकता, इसीलिए जॉइंट सेशन बुलाने की वो बात कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो लेजिस्लेशन है ये नेशनल इंटरेस्ट में लेजिस्लेशन जो भी है वो, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं वो भी एक्सप्लेन करने चाहिए और वो जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वो भी तो शेयर की जानी चाहिए। अच्छा, बुखारी साहब ये फरमाएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट में हुकूमती बिल की हिमायत पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़ाहिर खुश नहीं है। मौलाना अताउर रहमान तो कह रहे हैं कि फ्लोर पर अब 2 बड़ी पार्टियों के साथ जमीयत नहीं चलेगी, तो अपोजिशन इत्तेहाद को तो इसका नुकसान होगा। देखिए, प्राइमरीली मैंने आपसे आगाज़ में कहा कि क्योंकि पाकिस्तान का केस जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स थी, बिलखुसूस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉ है और जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है रिलेटिंग टू टेररिज्म, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मौक़िफ़ रहा और हम तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं इस टेररिज्म के और एक्सट्रीमिज़म के। तो ऐसी लेजिस्लेशन ज़रूर होनी चाहिए जिस पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं और उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको ग्रेस में लाया जा सके। तो इसलिए जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से भी यही हम जिम्मेदारी समझते हैं उनकी कि नेशनल इंटरेस्ट की जो लेजिस्लेशन है उस पर बिल्कुल पेशरफ्त होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है उसको भी ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का नैयर बुखारी साहब। देयर यू हैव इट, आपको एक ऑपोजिशन पर्सपेक्टिव भी मिल गया है। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट और आयशा गनी हमारे साथ है। तो आयशा से जो आप पहले सवाल कर रहे थे, तो आयशा अपने लिए भी कोई जानवर रखा है या सारे बेचती है? नहीं, अपने लिए जानवर तो अब्बू ने लिया था।
और भाइयों ने पसंद किया। तो अब्बू ने आपसे नहीं लिया? हाँ, आपसे जानवर नहीं लिया? नहीं, आपसे नहीं, मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं मिलता ना असल में घर में अगर जानवर जाता है तो। हाँ, यू वेरी क्लेवर बिजनेसवुमन। आई एम सो ग्लैड दैट यू सेड दैट बिकॉज ये बड़ी वाइज बात है। अगर आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं ना, आप चंदा तो नहीं दे रहे, तो लिहाजा दैट इज गुड कि आपने ये सब कुछ सोचा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? एग्जैक्टली। तो अब अगले साल का क्या प्लान है आयशा? अगले साल का भी प्लान है, अच्छे से अच्छा करूंगी। नहीं, अच्छे से अच्छा तो करेंगी। आपने कंटिन्यू करना है? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करना है मुझे। क्या डिफरेंट करेंगी जो इस बार ना हो सका? बकरे भी ले लें। इस बार तो टेंट मेरी मर्जी से नहीं हुआ, कुछ भी मुझे सही से पता नहीं था, नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर नेक्स्ट टाइम के लिए अब मुझे नॉलेज भी है और काफ़ी कुछ और भी इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगी कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो वीआईपी टेंट तो नहीं अगली दफा करने का स्टैब्लिश? बिल्कुल यही इरादा है अगली दफा। चले अगली दफा कोई बकरा भी अगली बकरे भी एकदम सेल कीजिएगा अगली दफा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब्दुल्ला कि मैं आपको बता दूं, आयशा के बकरे के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा हाथ हो गया है। मेरे साथ कोई हाथ नहीं हुआ माशाल्लाह। मेरा बकरा तंदुरुस्त तवाना सेहतमंद एक नॉर्मल अच्छे साइज का बकरा है। वो ऊपर से थोड़ा छोटा लग रहा है। दिमाग में अर्तुरल था, लेकिन जब जो चीज़ आई तो वो कुर्तोगलू निकला मेरा ख्याल है, तो वो कोई ख़ास चीज़ बन ना पाई। तो लिहाजा हम अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि अगले साल अगर आप बकरे ले आएंगे, ये जी अर्तुरल एक दफ़ा दोबारा मुलाहिजा फरमाएं। अगर मैंने कोई गलती की है, कोई गलत बात की है तो प्लीज़ करेक्ट मी। मुझे बात बताएं, आपका तो एक्सपीरियंस है मंडी में, कोई छोटा बकरा है? कितने तक का? ये मुझे बताएं ना, ये कितने तक का होगा? छोटा बकरा आपको कम से कम 16-17,000 में मिल जाता है। 16-17,000 में? ये तो 12,000 का बकरा है, हमें नजर आ रहा है। ये वजन नहीं है, दुआएं हैं इसके साथ, तो इसमें कितना वजन निकलेगा इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस दुआ कीजिए कि कुछ निकल आए। ये बकरा देखने में छोटा लग रहा है, ये मेरा ख्याल है हमारे एडिटर ने कुछ कंप्रेस कर दिया वीडियो को। गॉड, यानी वो तो सही पाकिस्तानी हरकत के साजिश में घुस जाओ जी, किसी और ने कुछ किया होगा, हमारा कसूर नहीं। बड़ा बकरा है हुमा। अच्छा गनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का। वी आर सुपर इम्प्रेस्ड बाय यू और हम चाहते हैं कि अगले साल आयशा आप तो होंगी हमारे साथ, और भी ख़वातीन हो जो कि इस बिज़नेस में ज़रूर गुजरें। और ऑफ कोर्स अब्दुल्ला की पूरी कोशिश होगी कि वो कहीं से, और इंशाल्लाह अगले साल हम मंडी जाएंगे, हालात अल्लाह करे सही हो चुके हों, और फिर हम आयशा से जानवर लेंगे। ये बात तो तय है। आयशा डिस्काउंट देना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमने लाहौर की नतालिया के बारे में आपको बताना है। उम्र है इसकी सिर्फ 9 साल और माशाल्लाह इतनी ये पढ़ी लिखी है अभी से नतालिया नजम। बहुत पढ़ी लिखी बातें करते हैं बच्चे भाई। मेरी बात सुने, कम तरीन वक्त में पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को सही जगह पर इसने बताकर लगा देगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल अटेम्प्ट थी ये गिनीज की। कितनी देर में किया होगा? आई एम श्योर रिकॉर्ड बना है तो बहुत ही कम टाइम में किया होगा, बट दिस इज क्वाइट अ टफ टास्क और इसके लिए आपको बहुत ही जबरदस्त मेमोरी और इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री की भी जरूरत होती है, आपको पता है। अब्दुल्ला ये बातें मेरी तरफ देख, मुझे तो नहीं याद हुआ कि हमने 9 साल की उम्र में पीरियोडिक टेबल्स पढ़े हों, इससे बड़ी उम्र में पढ़ाए थे स्कूल में भी। इसीलिए तो ये जीनियस है कि क्योंकि ये इंटरेस्ट लेवल इनका अहेड ऑफ इट्स टाइम है। हाँ। क्योंकि छोटी सी उम्र में इनका शौक है ये, और पढ़ा होगा इन्होंने तो इनको पता है कि ये क्या कर रही हैं। बट जी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डालना आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया से लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ मुकाबला कर ही रहे होते हैं, तो लिहाजा नटालिया इज आवर चैम्पियन, नटालिया नजम। क्या मकसद होता है पीरियोडिक टेबल्स का? नटालिया बता सकती हैं आपको। 2 मिनट 42 सेकंड में किया है हुमा को। 2 मिनट मुझे याद है 42 सेकंड में ये कंप्लीट किया। अब्दुल्ला, हाइड्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, ये मुझे याद है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद। ये खासा टफ हो जाता है। आई विल हैव टू रीविजिट। अब मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया नटालिया को देख के दोबारा से। आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। यू नो, अभी हम नतालिया तो 9 साल की हैं, आयशा जिनसे मिले 21 साल की उम्र में क्या बिजनेस कर रही हैं। मतलब द फ्यूचर इज ब्राइट व्हेन आई सी दीस गर्ल्स। इंडीड द फ्यूचर इज ब्राइट। और वालिदैन की ज़ाहिर सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है होती है इसमें, इसलिए वालिदैन तमाम जो हमें देख रहे हैं अपनी बच्चियों को पर्टिकुलरली सपोर्ट करें। अभी क्वेटा जाएंगे, नदीम कौसर हमें भाग नाड़ी नस्ल की गाय के बारे में बता रही हैं। कौन सी नस्ल होती है? I've never seen it, maybe देखा और पता ना हो। सारे मिलके देखें जी। आ जाओ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर, जहाँ
मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे, दुम्बे, गाय मौजूद हैं। इनमें बहुत खूबसूरत बकरे भी नज़र आए हैं। इनमें गुलाबी राजनपुरी बकरा जिसकी कीमत 80,000 रुपये थी वो भी हमें नज़र आया। इसके अलावा शनवारी दुम्बा भी नज़र आया जो बहुत खूबसूरत सा था। लेकिन हम यहाँ जो आए हैं उसमें एक हमें गाय बड़ी अच्छी नज़र आई है जो बागनाड़ी नस्ल की है और इसकी कीमत जो है 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है, जिसका वज़न जो है 13 मन है। हम इसकी जो ऑनर है, जो मालिक है, उससे बात करते हैं कि ये इन्होंने इसको कितने अर्से पाला है और अब ये मार्केट में यहाँ फ़रोख्त करने के लिए लाए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली जी सर। मोहम्मद अली, बताएंगे कि ये कितने अरसे इसको पाला है और इसमें कितना वजन है? सर जी इसको इंशाल्लाह 13 मन है सर जी। इनको हम दान देता है, रोस्ट भी देता है, घी देता है, हर चीज़ इनको देता है सर जी। हाँ, बहुत पाला हुआ है। ये मोहम्मद अली कह रहे हैं कि ये जो गाय है इसको उन्होंने काफ़ी अरसे से पाला हुआ है, इसको अच्छी किस्म की खुराक देते हैं और अब जो है यहाँ इसको फ़रोख्त करने के लिए लाए हैं। भाई कुछ का एक अच्छा हाँ, क्लोक अच्छा था, इसलिए मुझे ज़रा अंदर से ना नस्ल का कुछ पता नहीं लगा। अच्छा जी, एक अब इमरान चौधरी हमें मुल्तान से बताएंगे। उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का कत्थई पांडा इज़ इन पांडा इज़ पांडा बट कत्थई रंग का पांडा, और दूसरा नुकरी नस्ल की जो बैल है ना वो दिखाएंगे हमें। ओवर टू यू, बट द पांडा इज़ ब्यूटीफुल। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। मुल्तान की मवेशी मंडी में ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। मैं इस वक्त मुल्तान की जो मरकज़ी मंडी है वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि ये आपको सफ़ेद रंग का एक मवेशी नज़र आ रहा होगा। इसको वाइट नुकरा कहा जाता है। नुकरा जो है इस बैल की किस्म है। ये तमाम का तमाम सफ़ेद है और ख़ास तौर पर इसकी जो आप आँखों के ऊपर जो इसकी पलकें देखेंगे ये भी जो है वो वाइट कलर की हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो इसका मालिक जो है वो इसकी 5 लाख रुपये जो है वो कीमत मांग रहा है। इसी तरह ये भी एक नुकरा किस्म में ही ये बैल है। इसकी कीमत भी इसका मालिक जो है वो 5 लाख रुपए ही मांग रहा है। इसको जो है वो ब्राउन पांडा का नाम दिया गया है और इनका ये कहना है कि तमाम साल जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस तरह इनके पास बाकी जानवर, बड़े सिलेक्टेड जानवर इनके पास खड़े हुए हैं और तमाम साल मेहनत करके इनका ये कहना है कि हम इस खूबसूरत जानवर पालते हैं और फिर जो शौकीन हजरात हैं उनको बेचते हैं। और यहाँ पर लोगों का भी बहुत ज़्यादा रश है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पसंद के जो जानवर हैं उनको ख़रीद रहे हैं। जी सो आपने पांडा देखा? अच्छा, मैंने एक्चुअली लुक लाइक पांडा। बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से ये है कि ऐन जानवर जब कुर्बान होने जा रहा हो तो उसको आइडेंटिटी बदल के उसका नाम पांडा रख दो। वो भी सोच रहा होगा कि मैं तो पांडा हूं कि बैल हूं। मैं बैल था, मुझे कुर्बान करते हुए पांडा रखा है प्यार से, इतना सीरियस नहीं लेगा। मैंने इतना नोटिस इसलिए नहीं किया। आई वाज लुकिंग एट द लाहौर की सूरत हाल हमने कल परसों दिखाई थी ना, आपको याद है कि किस तरह कचरे के ढेर लग रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन ने हड़ताल कर रखी है और ऐन उस मौके पे आप सोचें कि जबकि ये गंद है, अभी तो आलाइशें होनी है, उससे पहले जानवरों का कितना गंद होता है, चारा वारा और गोबर शोबर सब कुछ होता है। और ये लाहौर के मनाजिर हमने नहीं देखे, आई स्वेयर नहीं देखे कभी भी, बचपन में भी नहीं देखा जब ये मॉडर्न कंपनियां भी नहीं होती थी लाहौर में कूड़ा उठाने के लिए। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद रियाज साहब, सफाई नहीं होगी, जाहिर है आलाइशें, आगे ईद का सीजन है तो बीमारियों का गढ़, एक और क्राइसिस पैदा हो जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि आपने मौका दिया मुझे ये एक्सप्लेन करने का। ये बिल्कुल एक लाहौर में डिप आया था जी 2 दिन पहले। कोई 800 वर्कर्स थे जो हमारे वर्कर्स नहीं थे, इनफैक्ट वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो जिसको हमने दिया हुआ है, सबलेट किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है, उसके पेरोल के लोग थे। उनको सैलरीज नहीं मिली थी तो 2 महीने की, जो कि LWMC ने फिर उनको मैनेज इस तरह किया है कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इमीडिएट एमरजेंसी इजलास बुला के तो उनको अलाउ करके तो उनको डायरेक्ट अपने पेरोल पे ले लिया ताकि ये मुश्किल मसला हल हो जाए। तो इसका जो था इशू जब हुआ 2 दिन पहले, तो एक ये जुज़वी तौर पर हुई, एक जगह पे ऊपर परेशानी आई लाहौर में, तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह भी हैं और इंशाल्लाह फिर कल हमने सारा दिन लग के तो रात तक हमने सॉरी रियाज साहब, वक्त हमारे पास कम है लेकिन होपफुली ये मसला हल हो और बेहतरीन काम करें। काम होना चाहिए करें प्लीज, अभी तो और गंद और भरना है। अच्छा जी, आज है चांद रात और जिन लोगों ने जानवर नहीं खरीदे हैं वो खरीद लें। कल इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे ईद की सेटिंग में। Yeah, and you have to watch the show. It's going to be a lot of fun. We'll see you tomorrow. Eid Mubarak, everybody. Eid Mubarak.